हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सियाबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 करेंगे। ये चैप्टर फ्रेंड्स मोबाइल बैंकिंग के बारे में, चैप्टर नंबर 4 है मोबाइल बैंकिंग और चैप्टर नंबर 5 है इंटरनेट बैंकिंग। तो उसी के बारे में हमें यहाँ डिटेल में चर्चा करनी है। और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कि मोबाइल बैंकिंग का ओरिजिनली जो है इनिशिएट कैसे हुआ है, शुरुआत कैसे हुई है, थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे। फिर एसएमएस बेस्ड जो है वो मोबाइल बैंकिंग कैसे है, इन सब के बारे में डिस्कस करना है हमें इस लेक्चर में। तो अगर हम बात करें ओवरव्यू और ब्रीफ हिस्ट्री की जो है मोबाइल बैंकिंग की, तो ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये हो सकता है आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन जो है बैकग्राउंड जानने के लिए थोड़ा सा ये ज़रूरी होता है। तो ग्लोबली मोबाइल बैंकिंग हैज़ इवॉल्व्ड रैपिडली फ्रॉम अ ट्रांजेक्शनल फीचर टू एन एक्सपीरियंस ड्रिवन कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमाइज्ड ऑफरिंग। तो पूरी दुनिया में जो है मतलब मोबाइल बैंकिंग बहुत ही तेज़ी के साथ जो है बढ़ी है। पहले ये सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के काम आती थी, लेकिन अब ये ट्रांजैक्शन ही नहीं है बल्कि यहाँ पर कस्टमाइज्ड ऑफरिंग भी आ रही हैं। पहले मोबाइल बैंकिंग ऐसा था कि केवल किसी तरह से अकाउंट बैलेंस चेक कर लिया, मिनी स्टेटमेंट चेक कर लिया, है ना, या फिर जो है पैसे भेज दिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं रह गया है। अब मोबाइल बैंकिंग में मेरे ख्याल से लगभग दुनिया जहाँ की जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं जो बिना ब्रांच में गए हुए हो सकती हैं, वो सारी की सारी ऑफ़र की जाने लगी हैं। ठीक है। टुडे इट प्लेज अ वाइटल रोल इन डिजिटल स्ट्रेटजीज ऑफ ऑल बैंक्स वर्ल्ड वाइड। तो अभी कोई भी बैंक अगर जो है डिजिटल स्ट्रेटजी अपनी बनाता है कि हमें डिजिटलाइजेशन को फोकस करना है अगर, तो उसे मतलब मोबाइल बैंकिंग का इंपॉर्टेंट रोल उसमें रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो दुनिया का कोई भी बैंक हो वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही, दुनिया का कोई भी बैंक होगा उसको मोबाइल बैंकिंग को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा अगर वो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहता है। इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम पुल बेस्ड एसएमएस सर्विस to high-ended personalized offerings such as wearable devices and biometric app as shown in the figure। अभी हम फिगर नीचे देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें पहले क्या होता था कि एसएमएस सर्विस का यूज करके मोबाइल बैंकिंग यूज की जाती थी। आप एक एसएमएस भेजते थे, आपने लिखा BAL, उसके बाद में उसे 560 जो भी है आगे इसका कोड, या फिर जो है 9345 जो भी कोड है उस मोबाइल नंबर दिया हुआ है बैंक का, उस पर भेज देते थे, एसएमएस भेजते थे। बदले में वहाँ से एक एसएमएस रिटर्न आ जाता था जिसमें ये बता देता था कि आपका बैलेंस इतना है। ठीक है। तो ये पुल बेस्ड एसएमएस सर्विस है, इसमें आप कोई डेटा पुल करते थे, कस्टमर पुल करता था बैंक से। ठीक है। अब वो उससे आगे बढ़ करके हाई एंडेड पर्सनलाइज्ड ऑफरिंग आने लगी हैं, पर्सन टू पर्सन ऑफरिंग दी जा रही है। इसमें वेयरेबल डिवाइसेस, यानी जो आप जो है अभी हाथ में जो घड़ी वगैरह पहनते हैं, उसमें भी ये फैसिलिटी, मतलब मोबाइल बैंकिंग वहाँ जाने की कोशिश में है कि अब आप मोबाइल हाथ में अगर आपने वॉच पहन रखी है तो उस वॉच की सहायता से भी आप मोबाइल बैंकिंग को यूज कर सकेंगे। बायोमेट्रिक ऐप का भी यूज किया जाने लगा है मोबाइल बैंकिंग को ले करके। ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ सोशल मीडिया का यूज, बिग डेटा का यूज, क्लाउड का यूज एंड नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम की डिफरेंशिएटिव फैक्टर एमंग बैंक। तो बैंकों के बीच में जो बैंक मतलब कहने का सोशल मीडिया का अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रहा है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन ये हमने पढ़ा था जो हमने कॉन्टेक्टलेस कार्ड देखे थे ना। नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी में अगर जो है कोई आपका डेबिट कार्ड है, उसको अगर आप केवल टैप करते हैं, टच करवाते हैं, तो उससे भी रीड हो जाता है डेटा। तो ये सभी जो है बैंकों के बीच में एक की डिफरेंशिएटर का काम कर रहे हैं। कौन सा बैंक अच्छी सर्विस दे रहा है, कौन सा बैंक नहीं दे रहा है, इसका डिसीजन इस बात से लिया जा सकता है। ठीक है। बैंक्स आर इंक्रीजिंगली मेकिंग यूज ऑफ प्रोडक्टिव बिहेवियर मॉडल्स ड्रिवन बाई कैश मैनेजमेंट एंड डिपॉजिट डेटा टू आइडेंटिफाई न्यू लो रिस्क सर्विसेज अपॉर्चुनिटी। तो बैंक जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कस्टमर का व्यवहार कैसा है, जैसे होता नहीं, अगर आप गूगल पे एक बार सर्च कर लोगे तो आपको AC परचेज करनी है। ठीक है। एक बार आप सर्च करिए अपने गूगल पे, चाहे लैपटॉप पे सर्च कर लीजिए कि AC परचेज करनी है हिटैची की या टाटा की, किसी भी कंपनी की। तो होगा क्या, आप ये चीज़ नोटिस करिएगा कि एक बार आपने सर्च कर लिया, उसके बाद में आप चाहे अपना मोबाइल खोलेंगे, चाहे आप फेसबुक खोलेंगे, किसी भी जगह पर आप जाएंगे तो AC के एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं। ये कैसे होता है? तो वही है कि प्रिडिक्शन किया जा रहा है आपके बिहेवियर को कि आप क्या चाह रहे हैं उस मोमेंट पे, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको एडवर्टीजमेंट ऑफर की जाती है। तो उसी तरीके से मोबाइल बैंकिंग में भी वही कहानी है। दिस अलाउज रिलेशनशिप मैनेजर टू एंगेज द क्लाइंट विथ कस्टमाइज्ड ऑफरिंग एंड आल्सो रिड्यूस बैंक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है कस्टमर और बैंक के बीच में, एक मैनेजर, मतलब अच्छे जो बैंक होते हैं उनमें एक रिलेशनशिप मैनेजर बनाया जाता है जिसका काम होता है उस क्लाइंट को बैंक से जोड़े रखना। तो रिलेशनशिप मैनेजर को क्या होता है कि वो अपने क्लाइंट को एक कस्टमाइज ऑफरिंग दे सकता है। अगर कोई AC परचेज करना चाह रहा है तो उस समय उसको AC का ऑफर दिया जा सकता है कि हाँ, अगर आप AC परचेज करते हैं तो 5% का 10% का डिस्काउंट है। इस तरीके से
आप एक कस्टमाइज्ड ऑफरिंग दे सकते हैं। कब? जब आपके पास डेटा हो, है ना? सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? डेटा होना चाहिए और इससे बैंक की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी घट जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कैसे घट जाती है? कस्टमर को ब्रांच विज़िट करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ मोबाइल पर ही हो जाता है, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद में ये इन्होंने बताया कि 1980 के दौरान, 2000 के दौरान, 2010 के दौरान और अभी मोबाइल बैंकिंग में क्या इवॉल्व हो रहा है, ठीक है? तो एक बार फिर से देख लीजिए। तो हमने ये देखा कि मोबाइल बैंकिंग बहुत तेज़ी के साथ में उभर रही है, बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। कोई भी बैंक अगर डिजिटल को बढ़ावा देना चाहता है तो उसके लिए मोबाइल बैंकिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। पहले एसएमएस बेस्ड सर्विस के थ्रू हम मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करते थे, लेकिन अब ये जो है वियरेबल डिवाइसेज़ और बायोमेट्रिक ऐप के थ्रू मोबाइल बैंकिंग ऑफ़र की जा रही है। जो भी बैंक जो है सोशल मीडिया का, बिग डेटा, क्लाउड वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, वो जो है दूसरे बैंकों से सुपीरियर बनते जा रहे हैं और क्लाइंट के बिहेवियर के हिसाब से उनको कस्टमाइज्ड ऑफरिंग करने का मौका भी अभी मिल पा रहा है मोबाइल बैंकिंग की वजह से और इसकी वजह से जो कॉस्ट है बैंक की वो भी घटती जा रही है। अब यहाँ पर देखिए ये है द एडवांसमेंट ऑफ मोबाइल बैंकिंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। तो ये कह रहे हैं कि मोबाइल बैंकिंग का जो एडवांसमेंट हुआ है ये अपनी बुक में चाहें तो फिगर देख लीजिए। तो एडवांसमेंट जो हुआ है मोबाइल बैंकिंग का उसको हम बहुत ज़्यादा रोल उसमें किसका रहा है? इंटरनेट का रोल रहा है। इंटरनेट जैसे-जैसे बढ़ा वैसे-वैसे मोबाइल बैंकिंग का यूज़ बढ़ता गया है। लॉन्च ऑफ स्मार्टफ़ोन जब स्मार्टफ़ोन आए और उसमें डब्ल्यूएपी सर्विसेज़ थी। वेब क्या होता है फ्रेंड्स? एक बार इसके लिए हल्का देख लीजिए। वेब होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये मतलब आपके बुक में नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा जान लेना ज़रूरी होता है कि वेब क्या होता है? तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है इज़ अ टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ओवर मोबाइल वायरलेस नेटवर्क। तो अगर आप मोबाइल में अपने कोई डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पर वेब का यूज़ होता है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। अब वेब ब्राउज़र इज़ अ वेब ब्राउज़र, है ना? तो वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल जो ब्राउज़र होता है वो एक वेब ब्राउज़र होता है, मोबाइल डिवाइसेज़ के लिए होता है ना? जैसे मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है, कहीं-कहीं पर उसे सेलुलर फ़ोन भी कहते हैं कुछ कंट्रीज़ में, दैट यूजेज़ दिस प्रोटोकॉल। तो क्लियर हो गया आपको डब्ल्यूएपी क्या होता है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। तो ये जो है एक तरीके के वेब ब्राउज़र अगर मैं कहूँ, डब्ल्यूएपी ब्राउज़र अगर कहूँ तो उसका मतलब वेब ब्राउज़र होता है जो कि मोबाइल डिवाइस में काम करता है। ऐसा समझ लीजिए सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है? तो अब अगर ये समझ लेंगे तो थोड़ा-सा आपको ज़्यादा सेंस बनेगा। तो जब स्मार्टफ़ोन लॉन्च हुए और उसमें वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल जो था ये वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो था वेब के साथ में जब आया, तो उसका फ़ायदा हुआ कि हम अब मोबाइल बैंकिंग को मोबाइल वेब पर एक्सेस करना शुरू कर पाए। टुडे आज की डेट में मोस्ट सर्विसेज आर ऑफर्ड ओवर डेडिकेटेड मोबाइल बेस्ड ऐप ऑफ मोस्ट बैंक। तो अब क्या हुआ? मतलब कहने का ये हुआ कि शुरुआत में क्या हुआ कि मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा तब मिला जब इंटरनेट को बढ़ावा मिला। फिर क्या हुआ कि स्मार्टफोन लॉन्च हुए और उसमें वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो सर्विसेज थी उनकी वजह से अब हम मोबाइल बैंकिंग को मोबाइल वेब पर हैं एक्सेस कर सकते थे, वेब ब्राउज़र पर मोबाइल में। और उसके बाद में अब डेडिकेटेड मोबाइल ऐप आना शुरू हो गया है। पहले ये हो गया। अब 1980 से पहले की अगर हम बात करें तो अर्ली मोबाइल बैंकिंग जो है एसएमएस के रूप में ऑफ़र की जाती थी। पहले 1980 या उससे पहले एसएमएस बेस्ड जो है मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज़ ऑफ़र की जाती थी। इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं थी। पुल सर्विस ऑफ़र की जाती थी। कस्टमर जो है अपना डेटा पुल करता था बैंक से। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर सेंड करता है एक डेजिग्नेटेड कोड जो है अकाउंट बैलेंस के लिए और बैंक उसे वापस उसके अकाउंट बैलेंस की इन्फॉर्मेशन भेजता था। अभी और भी डिटेल में इसके बारे में हम एसएमएस बेस्ड वाले के बारे में इसी लेक्चर में चर्चा करेंगे, ठीक है? उसके बाद में फिर जब ये आया अर्ली 2000 आया 1980 20 साल और बीते तो एसएमएस और वेब मोबाइल आया। इसमें क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफ़ोन विथ वेब सर्विस सपोर्ट इनेबलिंग, है ना? यूज़ ऑफ मोबाइल वेब। तो स्मार्टफ़ोन लॉन्च हुए, स्मार्टफ़ोन जब आया तो उसमें जो है डब्ल्यूएपी सपोर्टेड वेब ब्राउज़र आने लगे जिसकी वजह से अब हम क्या करते थे मोबाइल बैंकिंग को एसएमएस की जगह पर अब जो मोबाइल ब्राउज़र था उसमें एक्सेस करना हमने शुरू किया। बैंक वेबसाइट एंड द सर्विस देयर इन एक्सेसिबल ऑन मोबाइल एंड टैबलेट्स। तो बैंक की जो वेबसाइट थी और उनकी जो सर्विसेज थी अब मोबाइल पर और जो टैबलेट वगैरह यूज़ होते थे उनमें एक्सेसिबल हो गई थी। पुश एसएमएस सर्विस हुई, अकाउंट अलर्ट सेंट ऑटोमेटिकली मोस्टली रियल टाइम। अब यहाँ पर इस वाले में पुल सर्विसेज अवेलेबल होती थी। हम डेटा पुल करते थे, हम बीएएल भेजते थे और बदले में अकाउंट बैलेंस की डिटेल आती है। इसमें इसमें पुश एसएमएस सर्विसेज है, बैंक खुद ही डेटा पुश कर रहा है, आपके मोबाइल फ़ोन पर भेज रहा है। जैसे अकाउंट अलर्ट जो है आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है या आपके अकाउंट में ये ऑफ़र चल रहा है, ये सारी चीज़ें अब शुरू हो गई थी।
2010 और उसके बाद में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल बैंकिंग ऐप। अब ऐप आने शुरू हो गए 2010 एंड उसके आगे मोबाइल बैंकिंग के ऐप लॉन्च हो गए। अब जो है आपको वेब सर्विसेज को यूज करने की जरूरत नहीं रही है। इनिशियल सक्सेस ऑफ आईफोन एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ एंड्रॉयड बेस्ड बैंकिंग ऐप। तो मतलब शुरुआत में आईफोन पर मोबाइल बैंकिंग लाई गई है, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे एंड्रॉयड भी पॉपुलर हुआ तो एंड्रॉयड पर भी मोबाइल बैंकिंग के ऐप लाना शुरू किया गया है। मोबाइल डिवाइस डिटेक्टेड कस्टमर्स आर डाइवर्टेड टू ए मोबाइल बेस्ड वेबसाइट आर ऐप। तो यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली कि हम ऐप का यूज करना 2010 में शुरू कर चुके थे। और आगे बढ़े फ्यूचर और बियॉन्ड की बात करें, अभी अभी भी हम करंट टाइम पे ये चीज़ यूज कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है मोबाइल बैंकिंग को ऐप पर ही यूज कर रहे हैं, हम और आप चाहे जो भी व्यक्ति हो। फ्यूचर क्या है इसका, तो मोबाइल बियॉन्ड मोबाइल मतलब जो है बैंकिंग सर्विसेज बियॉन्ड मोबाइल टुवर्ड्स वेरेबल्स। मतलब अब जो है भविष्य ये है कि अब जो है मोबाइल से भी आगे जाएंगे और जो वेरेबल डिवाइसेस हैं, जैसे आजकल हम लोग जो है वो हेल्थ ट्रैकिंग जो है वॉचेज पहनते हैं जो कि दिखाती हैं कि हमारा हार्ट रेट क्या है, कितना किलोमीटर हम चले हैं, कितना कैलोरी बर्न किया हुआ है। तो वो जो वेरिएबल का जो दौर आ रहा है, हम उसकी तरफ यहाँ पर मूव करने वाले हैं। स्मार्टफोन वेरिएबल डिवाइसेस विल बी 130 मिलियन बाई 2018, 10 टाइम्स 2013 से। मतलब जो हाथ में पहनी जाने वाली स्मार्ट जो वेरिएबल डिवाइसेस हैं वो 2018 तक 130 मिलियन पर पहुंचने वाली हैं। उसके बाद में दीज वेरिएबल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ पुश अपॉर्चुनिटीज टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड। तो ये वेरिएबल डिवाइसेस भी जो है मोबाइल बैंकिंग को वहाँ पर अवेलेबल करवाने में फ़ायदा करेंगी। तो ये हो गया बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने समझा। अब अगर हम इसको ब्रीफ करें तो पहले 1980 से पहले क्या होता था, मोबाइल बैंकिंग को एसएमएस के थ्रू एक्सेस किया जाता था। इसमें पुल सर्विस ऑफर की जाती थी, इंटरनेट की जरूरत नहीं थी क्योंकि एसएमएस से काम चलता था, तो नो इंटरनेट वाज रिक्वायर्ड। पुल सर्विस ऑफर करने का मतलब हुआ कि कस्टमर जो है अपना डेटा बैंक से पुल करता था, कोई कोड भेजता था, बदले में बैंक उसको डेटा देता था, तो हम खुद पुल किया करते थे। फिर जो है 2000 के दौरान में मोबाइल वेब आया, मतलब कहने के मोबाइल में वेब ब्राउज़र अवेलेबल हुए। वेब ब्राउज़र अवेलेबल होने की वजह से हमने क्या किया, अपने मोबाइल में अपने टैब में हम बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग थी उसको वेब सर्विसेज के थ्रू ओपन करना शुरू कर दिया, यानी वेब ब्राउज़र पर खोलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में 2010 या उसके ऑनवर्ड जो है मोबाइल बैंकिंग ऐप में चली गई, मतलब ऐप आने लगे मोबाइल बैंकिंग के लिए, डेडिकेटेड मोबाइल बैंकिंग के ऐप आने लगे। इसमें जो है अ, काफ़ी सारी सर्विसेज ऑफ़र की जाने लगी। अभी तो वही मैंने आपको कहा कि अब अभी भी करंट टाइम पे हम ऐप बेस्ड ही मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं। और अगर फ्यूचर की बात करें तो अब हम मोबाइल को भी छोड़ देंगे पीछे और हम वियरेबल डिवाइसेस में मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करने वाले हैं आने वाले नियर फ्यूचर में फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वेब क्या होता है यहाँ पर बार बार यूज किया गया था, वेब सर्विसेज, वेब सपोर्ट, ये सब, तो इसलिए मैंने आपको ये हल्का सा यहाँ पर वेब बता दिया है कि ये मतलब ऐसे हम समझ लें। इसका पहला तो फुल फॉर्म वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। दूसरा जो आप मोबाइल में जो वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो फ्रेंड, वही आपका वेब ब्राउज़र कहलाता है। ठीक है। द एडवांसमेंट इन मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड आल्सो इंक्रीज मोबाइल फोन डेंसिटी इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री विथ क्लोज टू 100 करोड़ सब्सक्राइबर प्रेजेंट एट अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज मोबाइल एज प्लेटफॉर्म फॉर इंक्लूसिव बैंकिंग। तो जैसे मतलब इनका कहने का मतलब है कि जैसे पहले हम जो है बेसिक फ़ोन यूज किया करते थे, फिर स्मार्टफोन आए, है ना, और स्मार्टफोन हमने यूज करना शुरू किया। मोबाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारा एनहेंसमेंट हुआ। 2G यूज करते थे, अभी 4G यूज कर रहे हैं, जल्द ही 5G यूज करना शुरू कर देंगे, है ना। उसके बाद में मोबाइल फ़ोन की डेंसिटी बढ़ी है, घनत्व बढ़ा है। मतलब पहले जहाँ एक गांव में या एक शहर में 100 लोगों के पास मोबाइल फ़ोन थे, अब आज 1 लाख लोगों के पास फ़ोन है, तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ी है। 100 करोड़ सब्सक्राइबर हैं हमारे देश, मतलब लगभग 100 करोड़ लोग मोबाइल फ़ोन यूजर्स हैं। तो अगर मतलब आप सोचिए कि 100 करोड़ लोगों के पास अगर मोबाइल फ़ोन है, तो उन 100 करोड़ लोगों को आप अपनी सुविधाएं दे सकते हैं, बशर्ते कि आप मोबाइल को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज करना चाहें। इसीलिए हर एक बैंक, अगर सोचिए 20 करोड़ कस्टमर है कोई बैंक का, और उस 20 करोड़ में से अगर 10 करोड़ मोबाइल यूजर हैं, तो वो अगर अपना मोबाइल का प्लेटफॉर्म लेकर आता है मोबाइल बैंकिंग का, तो 10 करोड़ कस्टमर को मोबाइल बैंकिंग वो ऑफर कर सकता है। इसीलिए मोबाइल बैंकिंग पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उसके बाद में not only has mobile banking given immense convenience to the end customer to avail banking services at his fingertip, but also at the same time it is facilitating to empower the unbanked and underbanked population of our country through the use of electronic banking services। तो मतलब एक तो
जो कस्टमर है उसको जो एंड कस्टमर है उसको कन्वीनियंस हुआ। अभी आपको ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने पीपीएफ खाते में पैसा डालना है, सुकन्या समृद्धि खाते में पैसा डालना है, या एक दोस्त को पैसा भेजना है, तो उसके लिए ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो कन्वीनियंस बहुत हो गई, आसानी बहुत हो गई। ब्रांचों की भीड़ में नहीं लगना है, लाइन में नहीं लगना है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो कस्टमर को जो फैसिलिटी है वो उसके फिंगर टिप्स पर अवेलेबल हुई। और साथ ही साथ में बैंकों को भी मौका मिला कि जो लोग अनबैंक्ड हैं या अंडर बैंक्ड पॉपुलेशन है हमारे देश की, उनको भी जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज ऑफर की जाने लगी। जैसे अभी मान लीजिए किसी के पास में बेसिक फ़ोन भी है, तो स्टार 99 हैश सर्विसेज का यूज करके वो, आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में स्टार 99 हैश के बारे में फ्रेंड्स, यूएसएसडी होता है ना? उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार 99 हैश सर्विसेज का यूज करके वो भी मोबाइल बैंकिंग का यूज कर सकता है। तो कस्टमर को भी फ़ायदा हुआ, उसको कन्वीनियंस हो गया, उसको फिंगर टिप्स पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो गई। और बैंकों को और गवर्नमेंट को भी मौका मिला कि वो जिनके पास मतलब जो है बैंकिंग से जो मतलब जो है जिन लोगों के पास बैंकिंग सुविधाएँ नहीं उपलब्ध थी, उनको भी बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करवाने का मौका मिला है। उसके बाद में ये एज़ पर सीओएआई टेलीकॉम सब्सक्राइबर 2017 में जो है 981 मिलियन थे, जबकि ट्राई की रिपोर्ट कहती है कि दिसंबर 2017 में 1190 मिलियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर हैं, यानी सिम यूज़र्स हैं। तो यहाँ पर ये फिगर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस एक आंकड़ा रखिए अपने दिमाग में कि जो ये सीओएआई कह रहा है कि 981 मिलियन हैं, ट्राई कह रहा है कि 1190 मिलियन है। फिर भी अगर मतलब हम यहाँ पर अगर मोटा-मोटा गणित लगाएँ तो ये है कि मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे पास में हैं। वी सी दैट देयर इज़ सम वेरिएशन इन दीज एस्टीमेट बट ऑन द होल द बेस इज़ स्टेडीली एक्सपेंडिंग एंड इंडिया विल रीच 1.22 बिलियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर बाय 2022 बाई सम एस्टीमेट। ठीक है, तो कुछ एस्टीमेट ये कहते हैं कि इंडिया में 2022 तक 1.22 बिलियन आबादी के पास में मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी, मतलब मोबाइल बैंकिंग कह रहा हूँ, टेलीकॉम सब्सक्राइबर होंगे, मतलब सिम कार्ड यूजर होंगे, फ़ोन उनके पास में होगा। तो ऐसे में इन इतने लोगों को हम मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, सभी बैंक मिल करके। ठीक है, द इंटरनेट यूजर बेस इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू रीच 627 मिलियन इन 2019। जो इंडिया में 2019 में, फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं फ्रेंड, बस केवल एक आइडिया लग रहा है आपको कि 627। आप सोचिए 1.22 बिलियन लोगों को अगर फ़ोन की अवेलेबिलिटी है, या फिर जो है स्मार्टफ़ोन अगर मान लीजिए नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं 1 बिलियन लोगों के पास में भी अगर स्मार्टफ़ोन अवेलेबल, तो 1 बिलियन लोगों को आप मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकते हैं। इंडिया इज़ प्रीडोमिनेंटली एक कैश बेस्ड इकोनॉमी, ध्यान रखिएगा। इंडिया जो है मतलब कैश बेस्ड इकोनॉमी है, कैशलेस का चलन अभी ज़्यादा हुआ है। पहले हम लोग जो है नगद में ही ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन किया करते थे, एटीएम से पैसे निकालेंगे देन पेमेंट करेंगे। तो प्रीडोमिनेंटली अगर बात की जाए तो हम कैश बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन ये धीरे-धीरे ये ट्रेंड बदल रहा है। द करंट इंटरनेट यूज़ एंड मोबाइल फ़ोन यूसेज एक्सपेंशन प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी टू वाइडन नॉन कैश ट्रांज़ैक्शन। तो अभी जैसे-जैसे इंटरनेट का यूज़ बढ़ता जा रहा है, मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है, तो वैसे-वैसे जो है नॉन कैश ट्रांज़ैक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है? उसके हमने ये समझ लिया था कि मोबाइल टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे बढ़ी है, उसका फ़ायदा हुआ है। साथ ही साथ में स्मार्टफ़ोन ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे, 100 करोड़ की आबादी के पास में स्मार्टफ़ोन अवेलेबल हैं, है ना? या फ़ोन अवेलेबल है, स्मार्टफ़ोन नहीं तो फ़ोन ही अवेलेबल हैं। तो इसकी वजह से अगर हम मोबाइल को एज़ ए प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करें, तो हम एक इंक्लूसिव बैंकिंग ऑफ़र की जा सकती है इन सभी कस्टमर्स को। मोबाइल बैंकिंग की वजह से कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो गया है, बैंकिंग आसानी से अवेलेबल हो गई है उसको। और साथ ही साथ में बैंकों को भी मौका मिला है कि जिनके पास में बैंकिंग की सुविधाएँ नहीं हैं, अंडर बैंक्ड है या अनबैंक्ड हैं, उनको भी जो है बैंकिंग स्ट्रीम से जोड़ने में फ़ायदा हुआ है। हमारे देश में मतलब लगभग जो है 1190 मिलियन जो है टेलीकॉम सब्सक्राइबर है, इतने लोगों के पास सिम यूज़र, इतने लोगों के पास सिम है। अगर बात की जाए 2022 तक, तो लगभग 1.22 बिलियन आबादी के पास में मतलब जो है वो सिम कनेक्शंस होंगे, टेलीकॉम ऑपरेटर का कनेक्शन होगा। तो इतने लोगों को हम बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करवा सकते हैं। 2019 तक इंटरनेट का एक्सेस जो है 627 के पास होगा, तो 627 मिलियन के पास होगा, तो इनको इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज़ हम ऑफ़र कर सकते हैं। ठीक है? फिगर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस एक रफ़ आइडिया दिमाग में रखना है केवल यहाँ पर। जो हमारा देश है इंडिया, वो प्रेडोमिनेंटली यहाँ पर कैश बेस्ड इकोनॉमी है। हम ज़्यादातर अपनी इकोनॉमी में जो भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, वो कैश बेस्ड करते हैं। लेकिन अब चूँकि इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है, तो इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करते हैं, यूपीआई, भीम आधार पे बहुत सारे तरीके आ गए हैं, जिनकी वजह से हम नॉन कैश ट्रांज़ैक्शन की तरफ अब बढ़ते जा रहे हैं। नॉन कैश ट्रांज़ैक्शन की ओर हमारा धीरे-धीरे रुझान बढ़ रहा है। इट इज़ यूबिक्विटस, ओमनीप्रेज़ेंट। यूबिक्विटस का मतलब होता है फ्रेंड्स ओमनीप्रेज़ेंट, जो हर जगह मौजूद हो। तो इट इज़ यूबिक्विटस मोबाइल
penetration which is most promising option for inclusive banking and financial inclusion। ठीक है, तो ये जो है मोबाइल पेंट्रेशन इतना बढ़ता जा रहा है कि अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए या इंक्लूसिव बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन है। मतलब अगर हम मोबाइल बैंकिंग पर फोकस करें तो हम ज़्यादातर लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ सकते हैं। द नीड ऑफ आर इज टू come with an innovative mobile payment system that is customized to Indian ecosystem, solving real problems, having mass appeal and acceptance। तो अभी इस समय की ज़रूरत है, द नीड ऑफ आवर मतलब समय की अभी ज़रूरत है, डिमांड है, मांग है कि हमें ऐसे इनोवेटिव जो है मोबाइल पेमेंट सिस्टम के साथ आने की ज़रूरत है जो कि इंडियन इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग हो, इंडियन इको नाम मतलब जो है इकोसिस्टम के हिसाब से हों, जो रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करें और ज़्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ और एक्सेप्टेबल हों। मतलब कहने का ये है कि जैसे इंडियन इकोसिस्टम के हिसाब से कस्टमाइज़ होने का क्या मतलब है? देखिए, अगर आप विदेश जाते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट स्पीड कोई वो नहीं है। लेकिन अभी भी करंट टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर अभी आप जो है मेन शहरों से थोड़ा-सा हटे 10, 20, 30 किलोमीटर आप इधर-उधर जाइए, तुरंत ही आपका नेटवर्क गड़बड़ होने लगता है। तो इसीलिए इंडियन इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग जो है मोबाइल पेमेंट सिस्टम होना चाहिए कि अगर इंटरनेट की स्पीड कम है या नहीं है, मान लीजिए कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर इंटरनेट है ही नहीं। अभी भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर इंटरनेट मिलेगा ही नहीं आपको। आप बैठे रहिए मोबाइल लेकर के, वो फ़ोन भी बहुत मुश्किल से होता है, आपको छत पे चढ़ना पड़ेगा या किसी पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा तब जाके आपको नेटवर्क मिलता है। तो वैसे केसेस में अब आप सोचिए पेमेंट कैसे होगी? तो वैसी सिचुएशन को भी ध्यान रखते हुए हमें मोबाइल पेमेंट सिस्टम को लाने की ज़रूरत है। मतलब कहने का एक कॉन्सेप्ट ऐसा आया हुआ है जिसमें क्या है कि आप पहले ट्रांज़ैक्शन कर लेते हैं और फिर आप ऐसी जगह अपना मोबाइल लेकर के, वो जो दुकानदार है वो ऐसी जगह मोबाइल लेकर के जाएगा जहाँ पर नेटवर्क आएगा, जिसकी वजह से वो पूरा बैच भेजेगा बैंक को, पूरा बैच डेटा जाएगा और फिर उसके खाते में पैसे आते हैं। मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट को भी आरबीआई डेवलप करने की पूरे प्रयास में है कि जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, जिस गाँव में इंटरनेट नहीं है, वहाँ पर भी पेमेंट करवाई जा सके। तो यही बोल रहे हैं कि हमें ऐसे इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम के साथ आना है जो कि इंडियन इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड हो और असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जो मैंने अभी आपको बताया नहीं, इंटरनेट की स्पीड वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स ही हैं, है ना? और सभी लोग उसे एक्सेप्ट करें, ये भी ज़रूरी हो जाता है। अ मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन इज़ फार मोर इकोनॉमिकल देन ए ट्रांज़ैक्शन डन थ्रू ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल इन द टर्म्स ऑफ पर ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट एंड पर ब्रांच कॉस्ट। ठीक है? तो जो मोबाइल बैंकिंग की ट्रांज़ैक्शन होती है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक एग्जांपल के लिए अगर ब्रांच में एक ट्रांज़ैक्शन पर ₹30 खर्चा होते हैं, तो मोबाइल बैंकिंग करने में सिर्फ ₹2 खर्चा होते हैं। यानी कि एक कस्टमर ब्रांच में आकर के ₹20,000 अपने ट्रांसफ़र करवाए, ठीक है? ₹20,000 तो ₹30 खर्चा हो जाएँगे। ₹30 कैसे खर्चा होंगे? एक लगभग बता रहा हूँ, पक्का नहीं है ये, एक एग्जांपल है केवल। जैसे आपने पूरा आपकी बैंक की बिल्डिंग है, उसका रेंट आप दोगे, जनरेटर लगा होगा उसका रेंट आप दोगे, इलेक्ट्रिसिटी का रेंट दोगे, उसके बाद में जो बैंकर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी होगी और भी जो जितनी चीज़ें हैं उन सब पर जो हम खर्चा करते हैं, तो वो सारा कुछ ऐड ऑन ही हो करके पर ट्रांज़ैक्शन अगर कॉस्ट निकाली जाए तो लगभग मान लीजिए ₹30 हो सकता है ₹10 ही रुपए हो। मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन अगर यही मोबाइल बैंकिंग पर क्या है, मोबाइल बैंकिंग का एक सर्वर होगा जो कि आपके हेड ऑफ़िस या जहाँ पर भी रखा होगा और सभी कस्टमर अपने मोबाइल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी सर्विसेज़ को यूज़ कर पाएँगे। तो यहाँ खर्चा जो है बहुत कम हो जाता है। तो ये है कि मोबाइल बैंकिंग जो ट्रांज़ैक्शन होती है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होती हैं और इस ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल के थ्रू, ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल में हमारा कौन-सा आता है, ब्रांचेज़ आती हैं। जैसे पर ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट जो है कम हो जाती है, पर ब्रांच कॉस्ट, है ना? ब्रांच में कस्टमर विज़िट करेगा तो उसको ज़्यादा, मतलब हमें उसको सर्विस देने में ज़्यादा पैसे खर्चने हैं देन अगर वो मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करके कर लेता है, ठीक है? तो अभी हमने ये देखा कि जो मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल का पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है या इंक्लूसिव बैंकिंग आपको ऑफ़र करनी है, तो एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन आपके पास है कि आप मोबाइल पर फ़ोकस कीजिए, स्मार्टफ़ोन पर फ़ोकस करके मोबाइल बैंकिंग को लेकर के अगर आते हैं, तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे सकते हैं। और अभी इस समय की ज़रूरत ये है कि हमें ऐसे इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम को लाने की ज़रूरत है। क्यूआर कोड वगैरह आए हुए हैं, भीम और यूपीआई वगैरह आप देख ही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं अगर पिछले 4-5 सालों में देखा जाए पेमेंट सिस्टम में, है ना? पर्टिकुलरली एनपीसीआई के इंट्रोडक्शन के बाद तो बहुत ज़्यादा चेंजेज़ हुए हैं, ठीक है? तो ऐसा मतलब पेमेंट सिस्टम आना चाहिए जो कि इंडियन इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग हो, रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करे और ज़्यादातर लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, है ना? ये सब की ज़रूरत है अभी करंट टाइम पे हमको, ओके? तो मोबाइल बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन जो होती है वो काफ़ी इकोनॉमिकल होती है। ट्रांज़ैक्शन अगर आप ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल से करेंगे, ब्रांच में जाकर करेंगे उससे और मोबाइल बैंकिंग से करें, उसमें दोनों में डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। पर ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट जो है बहुत कम होती है अगर आप मोबाइल बैंकिंग से करते हैं, देन ब्रांच से करते
है। ठीक है, तो ये बेसिक इतिहास वगैरह हमने समझ लिया मोबाइल बैंकिंग का। अब थोड़ा सा बात करेंगे प्रोडक्ट की, फीचर की और डाइवर्सिटी की। तो टुडे बैंक्स आर ऑफरिंग मोबाइल, देखिए मोबाइल बैंकिंग का हमने अभी देखा ना कि मोबाइल बैंकिंग कैसे सबसे पहले एसएमएस के थ्रू ऑफर किया गया, फिर जो है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यानी वेब ब्राउजर के थ्रू ऑफर किया गया, देन ऐप आया हुआ है। तो इन सब के बारे में पढ़ना है, तो अभी हम एसएमएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टुडे बैंक्स आर ऑफरिंग मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज टू देयर कस्टमर थ्रू वेरियस चैनल्स सच एज एसएमएस, यूएसएसडी थ्रू मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो अभी करंट टाइम पे मोबाइल बैंकिंग कई तरीके से अपने कस्टमर को बैंक ऑफर कर रहे हैं। एसएमएस के थ्रू ऑफर करते हैं, यूएसएसडी के थ्रू ऑफर करते हैं। ये हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रेंड्स यूएसएसडी के बारे में डिटेल में, और इस पर केस स्टडी वगैरह भी पूछी जाती है। और साथ साथ मोबाइल ऐप डेवलप किया हुआ है जिसके थ्रू भी बैंक जो है अपने कस्टमर को मोबाइल बैंकिंग ऑफर कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इनमें से किन तरीकों से मोबाइल बैंकिंग नहीं ऑफर की जा सकती है? एसएमएस के थ्रू, यूएसएसडी के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू, डब्ल्यूएपी ब्राउज़र के थ्रू। तो ये सारे ऑप्शन हैं जिनके थ्रू आप मोबाइल बैंकिंग अपने कस्टमर को दे सकते हैं। हाउएवर रियल टाइम इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल however real time interbank mobile banking payments have been facilitated through the setting up of interbank mobile banking services IMPS, termed as इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज एंड ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई विद द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कह रहे हैं कि जो रियल टाइम अगर इंटर बैंक मोबाइल बैंकिंग पेमेंट की अगर हम बात करें तो वो तब शुरू हुआ है जब आईएमपीएस आया है। आईएमपीएस क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। इसको कौन ऑफर करता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, एनपीसीआई। और इसको अप्रूव किसने? एनपीसीआई किसके द्वारा बना एस्टेब्लिश किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो रियल टाइम इंटर बैंक का मतलब होता है डिफरेंट बैंक के बीच में। देखिए इंट्रा बैंक का मतलब विद इन बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर को पैसा भेजे तो उसे इंट्रा बैंक कहेंगे, इंट्रा। और जब एक बैंक का कस्टमर, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर केनरा बैंक के कस्टमर को पैसा भेजे, या बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर एसबीआई के कस्टमर को पैसा भेजे, तो फ्रेंड्स उसे इंटर बैंक है ना। जैसे इंटरनेशनल कॉल होती है, इंटरनेशनल मतलब डिफरेंट देशों के बीच में कॉल होती है, तो वही है। तो रियल टाइम इंटर बैंक जो मोबाइल बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है वो तब आया जब आईएमपीएस आया। आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ये ऑपरेट किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव है। अब हम बात करेंगे मोबाइल बैंकिंग की, एसएमएस बेस्ड चैनल के थ्रू जो मोबाइल बैंकिंग ऑफर की जाती है उसके बारे में अगले लेक्चर में हम देखेंगे। जो ऐप बेस्ड मोबाइल बैंकिंग होती है उसके बारे में। तो एसएमएस चैनल हैज इट्स ओन एडवांटेज, ठीक है, वाइडर एक्सेप्टेंस एंड यूजेज, यूबिक्विटस अवेलेबिलिटी इन ऑल काइंड ऑफ मोबाइल हैंडसेट बोथ जीएसएम एंड सीडीएमए। तो जो एसएमएस चैनल होता है फ्रेंड उसका अपना खुद का फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि कोई भी मोबाइल होगा उसमें एसएमएस भेजा जा सकता है, ये बेसिक फीचर है उसका। कोई भी मोबाइल होगा उसमें फ़ोन आएगा, कॉल आएगी, कॉल जाएगी, ये तय है। उसी तरीके से एसएमएस आएगा, एसएमएस जाएगा, चाहे फ़ोन कितना भी बेसिक क्यों ना हो, ये बेसिक फीचर ही होता है फ़ोन का ना। तो वही कह रहा है कि एसएमएस चैनल का इसका वाइडर एक्सेप्टेंस है, सभी मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल होगा। अवेलेबिलिटी इसकी हर जगह है, हर जगह, चाहे जो भी फ़ोन हो, ऑल काइंड ऑफ हेडसेट, चाहे जीएसएम हो, चाहे सीडीएमए हेडसेट हो, हर एक केस में एसएमएस बेस्ड मोबाइल बैंकिंग चैनल अवेलेबल रहता है। इसमें जीएसएम और सीडीएमए क्या होता है, फुल फॉर्म देख लीजिए। जीएसएम होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, है ना, जीएसएमएल हो गया ना, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और सीडीएमए होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ध्यान रख सके तो ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। तो बैंक्स हैज़ बीन ऑफरिंग मैनी काइंड ऑफ मोबाइल सर्विसेज थ्रू एसएमएस चैनल। तो बैंक बहुत सारी सर्विसेज एसएमएस चैनल के थ्रू ऑफर कर रहे हैं। अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने ये बात देख ली कि जो है मोबाइल बैंकिंग जो है रियल टाइम वाली मोबाइल बैंकिंग कब आई है? जब आईएमपीएस का इंट्रोडक्शन हुआ। आईएमपीएस जो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, ये एनपीसीआई द्वारा ऑपरेट किया जाता है और एनपीसीआई को आरबीआई ने अप्रूवल दे रखा है। एसएमएस बेस्ड मोबाइल जो चैनल होता है जिसमें हम मोबाइल बैंकिंग ऑफर करते हैं, अभी हम डिटेल में इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो एसएमएस चैनल का अपना खुद का फ़ायदा है। एक तो ये हर जगह एक्सेप्टेबल होता है, हर फ़ोन में अवेलेबल होता है, चाहे वो जीएसएम फ़ोन हो चाहे सीडीएमए फ़ोन हो, हर एक फ़ोन में अवेलेबल होता है। जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। सीडीएमए का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो बैंक्स जो है, जो बैंक हैं वो काफ़ी सारी सर्विसेज जो है ऑफर कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं एसएमएस चैनल के थ्रू। कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं आइए देख लेते हैं। नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, एसएमएस के थ्रू नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं
तो आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट पता कर सकते हैं, चेकबुक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन के अलर्ट आपको आते हैं। इसमें कहीं पैसे का लेन देन नहीं होता है, इसलिए इसे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हैं। आपने अपने अकाउंट में बैलेंस इंक्वायरी की तो क्या कोई पैसे का लेन देन हुआ? नहीं हुआ, तो यही होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, चेकबुक की रिक्वेस्ट, ट्रांजेक्शन अलर्ट, ये सारा हो गया। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करें, फंड का ट्रांसफर, पैसे का इधर उधर भेजना, मोबाइल या डीटीएच का रिचार्ज करना, बिल का पेमेंट करना, ये सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है और ये सारी एसएमएस के थ्रू अवेलेबल हैं। ध्यान रखेंगे, एसएमएस चैनल के थ्रू आप जो है ये सारे काम कर सकते हैं। कौन कौन से? बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन का अलर्ट आपको आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा बैंक की तरफ से ना। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के उसमें श्रेणी में आते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं अपने दोस्त को, मोबाइल डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एसएमएस के थ्रू किया जा सकता है। अब एसएमएस जो बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग एसएमएस बेस्ड, उसको अवेल कैसे करते हैं? तो इन ऑर्डर टू अवेल मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज थ्रू एसएमएस चैनल, कस्टमर नीड टू सेंड द रिक्वेस्ट विथ अ कीबोर्ड सॉरी ए कीवर्ड एंड पैरामीटर टू एसएमएस शॉर्ट कोड नंबर और लॉन्ग कोड नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको एसएमएस चैनल के थ्रू मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, कुछ कीवर्ड और पैरामीटर्स होते हैं जिनको एसएमएस शॉर्ट कोड यानी कि छोटा मोबाइल नंबर दिया होगा या बड़ा मोबाइल नंबर दिया होगा उस पे भेजना होता है। ये मैं क्या कह रहा हूँ तो एग्जांपल से समझिए। जैसे आपको अपने मोबाइल से एसएमएस करना होगा, लिखेंगे आप BAL, बैल लिखेंगे बैलेंस के लिए, उसके बाद उसको भेज देंगे 566, उसके बाद जो भी नंबर हो आपके बैंक का, इसे शॉर्ट कोड कहते हैं। या 92 पूरा लंबा सा 10 डिजिट का पूरा फ़ोन नंबर होगा, इसे लॉन्ग कोड कहते हैं। इस पर भेज देते हैं और बदले में वहाँ से आपको जो भी आपका बैलेंस है वो डेटा आ जाता है। तो वही बात कर रहे हैं कि अगर आपको एसएमएस चैनल के थ्रू मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस करना है तो आपको अपने मोबाइल सेट से कुछ कीवर्ड और पैरामीटर्स भेजने पड़ते हैं एसएमएस के थ्रू, है ना। उस एसएमएस को आप जो है शॉर्ट कोड वाले नंबर पर भेज सकते हैं या लॉन्ग कोड वाले नंबर पर भेज सकते हैं। लॉन्ग कोड वाले जो 10 डिजिट के पूरे मोबाइल नंबर होते हैं, शॉर्ट कोड उनके बदले में 5-6 डिजिट का एक कोड बनाया जाता है। आपके बैंक में भी होगा अगर आप ध्यान देंगे तो, है ना। ये आपको पता ही होगा। दिस रिक्वेस्ट इज सेंट फ्रॉम मोबाइल फ़ोन टू इस सेलुलर टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लीजिए आपके पास में बीएसएनएल का मोबाइल है, मैं मान लेता हूँ आपके पास बीएसएनएल की सिम है, तो आपने रिक्वेस्ट किया BAL लिखा, बैलेंस के लिए BAL लिखा और भेज दिया। तो अब ये डेटा किसके पास जाएगा? बीएसएनएल के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? दिस रिक्वेस्ट इज सेंट फ्रॉम मोबाइल फ़ोन टू इस सेलुलर टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर ऑफ कार्ड नंबर। अब बीएसएनएल की आपकी सिम थी, बीएसएनएल की सिम से आपने मान लीजिए लिखा अपने मोबाइल में BAL और भेज दिया 56 जो भी नंबर है आगे, ठीक है, उस नंबर पर भेज दिया। तो अब क्या होगा, ये आपका जो VAL लिखा है ये जाएगा बीएसएनएल के पास, क्यों? क्योंकि सिम आपके पास बीएसएनएल की है। फिर बीएसएनएल इसको किसके पास भेजेगा? उस सेलुलर प्रोवाइडर के पास जाएगा जिसके पास जिसका ये नंबर है। अब मान लीजिए 56 XXX जो नंबर है फ्रेंड्स, ये मान लेते हैं एयरटेल का है। तो अब असली डेटा तो इसके पास है ना, एयरटेल के पास है। तो ये बीएसएनएल रिक्वेस्ट करेगा किससे? डेटा भेज देगा एयरटेल के पास में, क्योंकि ये नंबर उसी को बिलोंग करता है 56 वाला। जो बैंक का शॉर्ट कोड या लॉन्ग कोड है वो किसके पास है? वहाँ डेटा जा रहा है। ध्यान देंगे, समझे इस बात को। तो टेलीफोन जो आपका सिम प्रोवाइडर है उससे टू द प्रोवाइडर ऑफ कॉल्ड नंबर, जो बैंक का नंबर है उसके सर्विस प्रोवाइडर के पास चला जाएगा। आफ्टर कन्वर्जन इन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर इट इज सेंट टू इट्स बैंकिंग सर्वर फॉर बैंकिंग डेटा। फिर क्या होगा, वहाँ पर एक बार एयरटेल के पास पहुँचा, वहाँ पर कन्वर्जन होगा, फिर ये बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन सर्वर पे भेज दिया जाता है और वहाँ से ये आगे भेज दिया जाता है बैंक के सर्वर पर। मोबाइल एप्लीकेशन सर्वर फर्दर इसको भेज देगा बैंक के सर्वर पे, फिर वहाँ सीबीएस से कनेक्ट होगा और बैंकिंग का डेटा फेच होकर के वापस कस्टमर के पास आ जाता है। इन द रिवर्स लेग ऑफ दिस, वापस आते समय, रिवर्स लेग मतलब वापसी लौटते समय, द एंड कस्टमर रिसीव द रिस्पॉन्स बाय एसएमएस, कस्टमर को एसएमएस मिल जाता है। तो अगर हम समझें, सिम आपने बीएसएनएल की लगा रखी थी, आपने अपना शॉर्ट कोड लिखा BAL भेज दिया, तो वो गया बीएसएनएल के पास में। बीएसएनएल से कहाँ गया? जिस नंबर पर आपने मान लीजिए 56 ये नंबर भेजा है, मान लीजिए ये नंबर एयरटेल को बिलोंग करता है, तो वहाँ से एयरटेल के पास गया। एयरटेल ने इसको भेज दिया बैंक के
मोबाइल बैंकिंग सर्वर पर। किस पर? मोबाइल बैंकिंग सर्वर पर। मोबाइल बैंकिंग सर्वर से बैंक के एक्चुअल सर्वर पर गया, ठीक है? या बैंक के सीबीएस सर्वर पर गया और फिर वहाँ से डेटा रिसीव होगा और फिर ये वापस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के पास, फिर यहाँ से एयरटेल के पास, एयरटेल से बीएसएनएल के पास और फाइनली आपके मोबाइल पे एसएमएस वापस चला आता है। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलती है फ्रेंड्स। ओके, तो समझ गए हम मेरे ख्याल से फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हम कौन सी? बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, चेकबुक की रिक्वेस्ट, ट्रांजैक्शन अलर्ट, ये सब नॉन फाइनेंशियल ले सकते हैं। एसएमएस के थ्रू इतनी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा, है ना? फंड ट्रांसफर, मोबाइल और डीटीएच का रिचार्ज करना, बिल का पेमेंट करना, ये सारे काम भी आप जो है एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको एसएमएस चैनल को यूज करना है, एसएमएस से आपको मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज लेनी है, तो उसके लिए आपको कुछ शार्ट कोड होते हैं, डेजिग्नेटेड कोड होते हैं, जिनको आपको शार्ट कोड पर या लॉन्ग कोड पर मोबाइल नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, इन पर भेजना होता है और बदले में आपको डेटा रिसीव हो जाता है। जब आप भेजते हैं तो कैसे-कैसे डेटा ट्रेवल होता है उसको मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या होगा, रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, मोबाइल जिसका सिम आपने लगा रखा है उसके पास में, फिर वो भेजता है जिसका नंबर है, जिस जिस सर्विस प्रोवाइडर का मोबाइल नंबर है जहाँ पर आपने कोड भेजा है उसके पास, फिर वहाँ से कन्वर्जन होता है मोबाइल के बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन सर्वर पर जाता है, वहाँ से बैंक के खुद के सर्वर पर सीबीएस सर्वर पर जाता है, फिर डेटा फेच होता है, फिर वापसी आते समय कस्टमर को मैसेज रिसीव हो जाता है। दीज शार्ट कोड्स आर स्टैंडर्डाइज फॉर इंडियन बैंकिंग सिस्टम बोथ फॉर बैंक एंड टेलीकॉम ऑपरेटर। तो ये जो शार्ट कोड हमने देखा ना 5 6 उसके बाद में 30 40 80 जो भी हो आपका, जो ये कोड है शार्ट कोड, ये स्टैंडर्डाइज है बैंकों के लिए भी, टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए भी। मतलब हर एक बैंक को पता है, हर एक टेलीकॉम ऑपरेटर को पता है कि 560 80 और 80 80 मान लीजिए ऐसा नंबर है ना? तो ये कोड जो है किसको बिलोंग करता है, सभी को यह पता होता है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है। ड्रॉबैक क्या है एसएमएस बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन का? दैट कस्टमर नीड टू नो एग्जैक्ट सिंटैक्स ऑफ द एसएमएस फॉर मेकिंग द ट्रांजैक्शन। आप यहाँ पर ड्रॉबैक हो जाता है एसएमएस का कि आपको एग्जैक्ट सिंटैक्स पता होना चाहिए कि कैसे भेजना है। जैसे मान लीजिए आपके पास में 3 खाते हैं, तो आपको VAL बैलेंस लिखना है, फिर एक स्पेस देना होगा, फिर अकाउंट नंबर की लास्ट की 4 डिजिट भेजनी होगी। तब आपको उस पर्टिकुलर अकाउंट का डिटेल आएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा है या नहीं नहीं जानता। तो अब क्या है कि आपको ये याद रहना चाहिए कि अकाउंट के लास्ट की 4 डिजिट भेजनी है कि अकाउंट के शुरू की 4 डिजिट भेजनी है ना? या फिर जो है कभी आपको जैसे मान लीजिए कार्ड को ब्लैक लिस्ट करवाना होता है, तो आपने हॉट लिस्ट लिखा, मान लीजिए कोड है, मान लेते हैं हॉट लिस्ट है, हॉट लिस्ट लिखिए, स्पेस दीजिए, एक स्पेस दीजिए और उसके बाद में अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि 16 डिजिट पूरा कार्ड नंबर का लिखना है कि केवल लास्ट का 4 डिजिट लिखना है। तो मतलब कहने का ये है कि कस्टमर के ऊपर थोड़ा-सा दबाव होता है कि उसे एग्ज़ैक्ट सिंटैक्स पता होना चाहिए कि कैसे एसएमएस बनाना है, तभी वो ट्रांज़ैक्शन कर पाएगा, तभी वो अपना डेटा इकट्ठा कर सकता है। पहली प्रॉब्लम ये हो गई ड्रॉबैक एसएमएस का। एसएमएस बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए कि मैसेज में जैसे BAL लिखना है अगर बैलेंस जानने के लिए और BALANCE आपने लिख दिया तो ये कुछ नहीं रिप्लाई करेगा, बोल देगा कि कोड नॉट फाउंड। तो आपको ये याद रख कर के रखना, या मिनी स्टेटमेंट के लिए किसी बैंक में हो सकता है मिनी STMT हो, है ना? किसी बैंक में हो सकता है पूरा STMT ही केवल हो, STMT, है ना? स्टेटमेंट भेज दिया। तो मतलब कहने का ये है कि हमें सिंटैक्स याद रखना कस्टमर के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा जो एसएमएस चैनल होता है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होता है। मतलब एसएमएस चैनल जो होता है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होता। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड का क्या मतलब होता है कि मैंने कोई मैसेज लिखा, जैसे व्हाट्सएप कहता है कि मतलब हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन देते हैं। तो अगर मान लें आप मैंने हाय लिखा और वो आपके पास हाय पहुँचा, तो इन बिटवीन कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है? आप ये नहीं पता कर सकते मैंने लिखा क्या है, क्यों? क्योंकि ये कोडेड फॉर्म में जाएगा, कोडिंग हो जाती है इसकी, एन्क्रिप्शन कर दिया जाता है हाय को, मान लीजिए ZO लिखा हुआ है या Z0 लिखा हुआ है। Z0 का क्या मतलब है, हाय है या क्या है, नहीं पता चले, तो कोडिंग कर दी जाती है, तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, उसमें सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर चैनल का एक्सेस रखता है, तो आपके मैसेज को पढ़ सकता है, ठीक है? तो ये है दूसरा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है कि ये एंड टू एसएमएस चैनल एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होता है। तो जो बैंक के सर्वर के एम्प्लॉय होते हैं या टेलीकॉम जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको आपके टेक्स्ट की विजिबिलिटी होती है, वो देख सकते हैं, ठीक है? उस डेटा को यूज़ भी कर सकते हैं और जो एसएमएस आपने भेजा है, वो एसएमएस फॉर्मेट में आपके सेंट आइटम में फ़ोन में पड़ा हुआ रहता है और ये सभी आपके सिक्योरिटी के थ्रेट हैं। आप सभी को सिक्योरिटी को आपके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो हमने ये समझ लिया कि जो शार्ट कोड होते हैं वो जो है स्टैंडर्डाइज़ हैं बैंक के लिए और टेलीकॉम प्रोवाइडर के लिए। फिर हमने 3 जो है ड्रॉबैक की बात की,
एसएमएस सर्विस का। एसएमएस बेस्ड अगर मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करते हो तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला, आपको सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा कि क्या लिखना है तब बैलेंस बताएगा, क्या लिखना है तब चेकबुक रिक्वेस्ट होगी, पता नहीं सीएचक्यू लिखना है कि सीएचए पूरा लिखना है ना? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जो एसएमएस चैनल के थ्रू आप मैसेज भेजते हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई भी उसको पढ़ सकता है। बैंक के जो सर्वर के एम्प्लॉई हैं या जो आपका टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको पढ़ सकता है, दूसरा प्रॉब्लम। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि जो एसएमएस आप भेजते हैं वो आपके सेंट आइटम में फ़ोन में ही पड़ा होता है। ये सभी आपके सिक्योरिटी के थ्रेट हैं, ठीक है? तो ये हो गया फ्रेंड जो है एसएमएस बेस्ड मोबाइल बैंकिंग की सारी बातें हमने कर ली हैं। अब अगले लेक्चर में फ्रेंड्स हम जो है ऐप बेस्ड जो है मोबाइल बैंकिंग पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।